मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। इन दिस सेशन विल सम इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जिपमैट एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, क्वांटिटेटिव के स्टार्ट करते हैं सेशन। और साथ में अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और साथ में इफ यू एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस. A invests one third of total capital for one fourth of total time. B invests one fifth of the remaining capital for half of the total time, and C invests the remaining capital for the entire time. If the total profit is rupees 1,64,000, तो find profit share of C. Pause करके पहले अपने को solve करना है, ठीक है। A, B, C, there are three persons who have entered a partnership business. A partnership business में क्या होता है कि profit is always proportional to investment into time. इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि ए इन्वेस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट वन फिफ्थ ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, ठीक है। सो वन थर्ड वन फिफ्थ यानी 1/3 1/5 करना है हमको। तो एज्यूम कर देते हैं जो अपना नंबर है, लेट अस से कैपिटल, टोटल कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, और दैट्स इट, लेट अस से दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 15 यूनिट्स है। सो इन दैट केस ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 15 में से वन थर्ड किया है, यानी कि 5 मस्ट हैव बीन इन्वेस्टेड बाय ए। बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, बी का इन्वेस्टमेंट है वन फिफ्थ है, बट टोटल कैपिटल का वन फिफ्थ नहीं है, दिस इज वन फिफ्थ ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल का वन फिफ्थ है, तो इन्वेस्टमेंट बी का कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कैपिटल बचा 10, और 10 का वन फिफ्थ यानी कि 2 हो जाएगा फॉर बी, और रिमेनिंग हो जाएगा सी के लिए 5, 2 एंड 8 यूनिट्स। फिर बात करें टाइम के लिए, ए ने इन्वेस्ट किया 1/4 टाइम के लिए, बी ने किया है हाफ द टाइम के लिए, और सी ने किया है पूरे टाइम के लिए। तो 1/4 1/2 डिवाइड करना है यहाँ पे, तो टाइम को अपना एज्यूम कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4, 4 यूनिट्स, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या था हमारा, 1/3 था और फिर 1/5 था रिमेनिंग का। ऐसे टाइम में 1/2 है, 1/4 है, तो हमने एज्यूम कर लिया टाइम को 4। तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट तो हमारा 5 है ए का, टाइम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 1/4 ऑफ टाइम, यानी कि 1 यूनिट के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 1/14 1/4 ऑफ 4, ठीक है। बी ने इन्वेस्ट किया हाफ द टाइम के लिए, यानी कि 2 यूनिट्स होगा, और सी ने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। यहाँ से रेशियो आ जाएगा हमारा 5:4:32। तो अगर टोटल हमारा प्रॉफिट होता है 32 + 4 + 5 यानी 41 यूनिट्स का प्रॉफिट होता है, तो शेयर ऑफ सी मस्ट बी 32 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा है 1,64,000। तो 41 यूनिट्स की वैल्यू है 1,64,000, तो 41 से जाएगा 4,000 टाइम्स, सो 1 यूनिट यानी कि दैट इज इक्वल टू 4,000। और क्योंकि 32 यूनिट्स मिलना है प्रॉफिट सी को, तो प्रॉफिट फॉर सी विल बी 32 × 4,000 विच इज 128,000। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of all the two-digit numbers which leave a remainder of 2 when divided by 4. All the two-digit numbers which leave a remainder 4 with remainder 2 when divided by 4. 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी कि these are even numbers which are divisible by 2 but not divisible by 4. स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, टू डिजिट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे टू डिजिट नंबर हमारा आता सबसे पहले आता नंबर 2 आता, जो कि इस कंडीशन से करेगा 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे, फिर आएगा 6, देन 10, बट फर्स्ट टू डिजिट नंबर विल बी 10, फिर 10 14 18 22 एंड सो ऑन, और लास्ट टू डिजिट नंबर होगा हमारा 96 + 2 यानी कि 98। तो एक एपी फॉर्म होगा हमारा जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म 98 है, हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। सम के लिए नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 में हम ऐड करें 88 तो पहुंच जाएंगे 98 पे, और कॉमन डिफरेंस हमारा 4 का है, यानी कि 22 टाइम्स कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना है, तो लास्ट टर्म विल बी टर्म नंबर 23, 10 फर्स्ट टर्म है, ओके। तो सम ऑफ दिस एपी विल बी इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर कह सकते हैं कि n इंटू एवरेज विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो n यहाँ पे क्या आ रहा है 23 टर्म्स है, 23 इंटू एवरेज क्या है 10 + 98 डिवाइड बाई 2, तो 23 इंटू 108/2, तो 23 इंटू 54 आ गया, ओके। 54 इंटू 20 हो जाएगा 1080 + 162, तो 1242, दिस विल बी आवर आंसर। यूनिट को भी चेक कर सकते हैं, 3 × 4 2 आ रहा है यूनिट हमारा, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, उतना भी काम चला देता। अगर हमारा वैल्यूज लार्जर होती है तो हमेशा यूनिट भी चेकआउट किया करो, एक ही ऑप्शन सब में मैच कर रहा है तो ईजी है, बजाय कि पूरा कैलकुलेशन करने के हम यूनिट से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन सारे के सारे गिवन है, हर एक ऑप्शन में यूनिट डिस्टिंक्ट आ रहा है, पर नव दीज ऑप्शन में मेंशन नहीं होना चाहिए, नव दीज मेंशन है तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट तो मैच कर रहा हो बट आंसर नव दीज आ रहा हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दैट केस। अगला क्वेश्चन, a train X 450 meters long
running at a speed of 98 km/h overtakes another train Y running at a speed of 50 km/h in the same direction. डायरेक्शन सेम है, टाइम लग रहा है 54 सेकंड्स का. टाइम फाइंड द टाइम टेकन बाय Y टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 480 मीटर रनिंग एट द सेम स्पीड. क्या टाइम लगेगा? ठीक है. सो इनिशियल कंडीशन में क्या है, एक्स और वाई है, दो ट्रेन, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. वाई का स्पीड है 50 और एक्स का स्पीड है 98. सेम डायरेक्शन में जानी तो क्रॉस करने का स्पीड क्या होगा, दैट विल बी रिलेटिव स्पीड, जो कि हो जाएगा 98 माइनस 50. ठीक है. और लेंथ हमें एक्स का दिया है, एक्स ट्रेन का लेंथ कितना है 450 मीटर्स. वाई ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं एल है, तो मेंशन नहीं है, हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इन दैट केस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा 450 प्लस है, स्पीड क्या होगा 98 माइनस 50, टाइम हमें 54 की बनी है. ठीक है. सो टोटल लेंथ हमारा ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल 450 प्लस एल होगा. दिस विल बी इक्वल टू क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टाइम इंटू स्पीड. टाइम है 54 सेकंड्स और स्पीड हमारी होती है मीटर पर सेकंड में. स्पीड क्या होगा 98 माइनस 50 विच इज 48. ठीक है. 98 माइनस 50 हमारा लेटेस्ट स्पीड आ जाएगा विच इज 48 और इंटू 5/18 कर दोगे फॉर मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आ जाएगा 18 3 54. तो 48 इंटू 5 240 इंटू 3 720, टोटल आ गया 720. तो यहाँ से लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कम्स आउट टू बी 270 मीटर्स. लेंथ ऑफ वाई 270 मीटर्स. अब सेकंड सिनारियो में वाई हमारी क्रॉस कर रही है ब्रिज ऑफ लेंथ 480 मीटर्स. अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी. तो टोटल लेंथ ट्रैवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा 480 प्लस 750. स्पीड वाई की पता ही है, दैट इज 50 और मीटर पर सेकंड लिखें क्योंकि हमारा लेंथ मीटर में है, तो इंटू 5/18 कर दोगे. एक सेकंड, 480 प्लस 270 है यहाँ पे, गड़बड़ बड़ा हो रहा है, पहले ही जोड़ के 750 लिख दिया. ठीक है. 480 प्लस 270 आ जाएगा 750 डिवाइड बाई 250 बाई 18. 250 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 18 यानी 54 सेकेंड्स विल बी आराम से. ये टाइम ट्रेन एक्स को ट्रेन वाई को लग गया 54 सेकेंड्स का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास of 40 students is 45 kg. When the teacher's weight is included, the average weight increases by 500 grams. Later, a student weighing 44 kg leaves the class and is replaced by another student, causing the average weight of the group to drop by 100 grams. So, what is the weight of the new student? नया स्टूडेंट का वेट क्या होगा? एवरेज वेट हमें दिया है 40, स्टूडेंट का है 45, और जब हमने टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दिया तो अब हो गया टोटल 41, और एवरेज हमारा इंक्रीज किया है 500 ग्राम से, यानी कि न्यू एवरेज होगी 45.5. And now a student weighing 44 kg leaves the class and is replaced by another student. एक स्टूडेंट गया और एक और आ गया उसकी जगह पे, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स पहले भी 41 थे और इस स्टूडेंट के रिप्लेस करने के बाद भी 41 ही रहेगा, तो टोटल नंबर तो चेंज नहीं होने वाला. बट चेंज क्या हो रहा है, हमारा एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज ड्रॉपिंग बाई 100 ग्राम्स. तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट? तो देखो इजी तरीका क्या है कि या तो समझ लो एवरेज कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लो समझ के, अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व करो. दोनों तरीके आसान है, बस इक्वेशन बना के जब प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, लॉजिकली सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करोगे तो टाइम कम लगेगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा खाओगे. ठीक है. तो टोटल सम हमारा क्या है, इनिशियल कंडीशन में जबकि हमने स्टूडेंट को जब तक रिप्लेस नहीं किया है तब तक तो आ रहा था 41 इंटू 45.5. ठीक है. अब इसके बाद में हमने स्टूडेंट को रिप्लेस किया यानी कि उसको हटाया तो -44 हो जाएगा सम, और फिर नया पर्सन आया, मान लिया उसका वेट W है, तो दिस विल बी टोटल सम नाउ. ओके. एंड दिस विल बी इक्वल टू, अभी भी नंबर ऑफ पर्सन तो 41 ही है, अब एवरेज क्या हो गया, एवरेज इन द न्यू कंडीशन हैज ड्रॉप्ड बाई 100 ग्राम्स, तो 0.1 kg से ड्रॉप किया है तो नया एवरेज होगा 45.4. ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है. तो W विल बी इक्वल टू, सब कुछ राइट हैंड साइड लेके चल जाओ, तो माइनस वाला प्लस -44 प्लस हो जाएगा +44 प्लस 41 इंटू 45.4 है, और यहाँ पे माइनस हो गया 45.5. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ जाएगा 44 प्लस 41 इंटू ये क्या डिफरेंस आ रहा है -0.1, तो दिस इज 44 माइनस 4.1, 44 माइनस 4 हुआ 40 और -0.1 लेकिन 39.9 kg. दिस विल बी आवर आंसर. आंसर आ जाएगा 39.9 kg. अब इस क्वेश्चन में देखो टीचर का वेट निकालने लगते, कुछ और कहानी करते, कोई जरूरत नहीं था उन सब चीज़ों का. टीचर का वेट क्या आएगा इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है. अगर निकालना हो, सॉल्व करना हो, अगर क्वेश्चन वही पूछता है या कुछ और आगे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा होता कि टीचर का वेट और इस स्टूडेंट के वेट में डिफरेंस क्या है, तब बात अलग थी. अच्छा टीचर का वेट क्या है, टीचर का वेट क्या है, वहाँ भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर देखो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 40 स्टूडेंट्स का एवरेज हमारा 45 आया है और एक टीचर को ऐड करते सबका वेट इंक्रीज कर गया 500 ग्राम्स,
ठीक है, तो अगर टीचर का वेट भी उतना ही होता जो जितना एवरेज था, एवरेज 45 है, इफ टीचर्स वेट वाज आल्सो इक्वल टू 45, तब एवरेज हमारा चेंज नहीं होता। बट सिंस एवरेज है चेंज बाय 0.5, यानी कि जो वेट है टीचर का कितना रहा होगा एडिशनली 0.5 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 41, दिस विल बी वेट ऑफ द टीचर 45 प्लस 0.5 इंटू 41, ठीक है, यानी कि 45 प्लस 20.5, so that will be 65.5 kg weight of the teacher. ओके, सिमिलरली जब हमने स्टूडेंट को रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद में और पहले अगर हमारा जो नया पर्सन रिप्लेस हुआ है अगर उसका वेट भी 44 kg होता, तब एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता, एवरेज हमारा 44 ही रहता। ठीक है, बट एवरेज चूंकि डिक्रीज किया है 100 ग्राम से, टोटल सम कितने से डिक्रीज किया होगा, 100 ग्राम से हर एक का वेट डिक्रीज किया है, टोटल पर्सन 41 है, लेकिन टोटल हमारा सम डिक्रीज किया है 100 ग्राम यानी कि 0.1 इंटू 41 से, तो हमारे नए पर्सन का वेट होगा 44 माइनस 0.1 इंटू 40, विच इज 44 माइनस 4.1 विच इज 39.9। तो ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनाने में भी ध्यान रखना है कि सारी वैल्यूज को सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कॉशियसली करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे भी टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिपिकल जिपमैट फॉर्मेट का क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज इन 72 वेज इफ वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, अब लीडर हमारा वर्ड है, अगर वॉवेल्स ऑलवेज कम टू साथ में आ रहे हैं तो फिर हमारे नंबर बेस कितने होंगे। इन दिस केस वॉवेल्स क्या है हमारे पास, ई है, ए है और ई है, ये वॉवेल्स इनको साथ में कर दो क्योंकि इनको साथ में ही करना है। देन फिर एल डी एंड आर, तीन कॉन्सोनेंट्स आ गए, टोटल 4 ग्रुप्स हैं जिनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 4 फैक्टर। बट वॉवेल्स आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, साथ में रहेंगे आपस में अरेंज हो सकते हैं, 3 वॉवेल्स हैं 3 फैक्टर वेज में अरेंज हो सकते हैं, बट सिंस 2 आर आइडेंटिकल, दो तो ई है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दो, आंसर आ जाएगा 24 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 72। और यही स्टेटमेंट भी कह रहा है, तो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात कर। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8, तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होगा, और मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर्स हमें मेंशन है क्या है, सही है कि नहीं। ठीक है, सो अगर नंबर्स हम मान लेते हैं ए एंड बी, ए प्लस बी बाई 2, दिस इज 10, ए प्लस बी आ जा रहा है यहाँ से 20। ठीक है, अब या तो डिफरेंस दिया है 12, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो कि अगर ए प्लस बी 20 है, डिफरेंस 12 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस यानी ए माइनस बी हमारा 12 आ रहा है, तो यहाँ से और बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा 20 प्लस 12 बाई 2 यानी 16, बी आ जाएगा 4। अब चेक कर लो क्या ज्योमेट्रिक मीन का 8 आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी 8 होगा ज्योमेट्रिक मीन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो कि आएगा 8, तो बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। अदरवाइज ये कर सकते हो कि हमें ए प्लस बी 20 मिल गया, ठीक है, ये इक्वेशन तो मिल गई यहाँ से, फिर पता है हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दिस इज 8, यानी कि ए इंटू बी आ जाएगा 64। अगेन इस केस में भी तुम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करोगे, ए इंटू बी आ रहा है 64, जो कि हो सकता है 16 इंटू 4, ठीक है, या फिर होता है 2 इंटू 32, बट हमें क्योंकि सम चाहिए 20 और दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, तो यही पॉसिबिलिटी होगा 16 प्लस 4 20 आ रहा है, 16 और 4 दो नंबर्स होंगे हमारे, डिफरेंस उनका 12 है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, two pipes A and B can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively. If both pipes were open together and pipe A is closed after 3 minutes, pipe B takes 8.25 more minutes to fill the cistern. क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो दो पाइप्स हैं हमारे ए और बी, ए फिल कर रहा है 12 मिनट्स में, बी कर रहा है 15 मिनट्स में, तो अपना वर्क एज्यूम कर लेते हैं, इनका एलसीएम 60 लीटर्स मान लेते हैं कि टोटल हमारा सिस्टम 60 लीटर्स का है, कैपेसिटी 60 लीटर्स की, तो ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 5 पर मिनट, और या 5, हाँ 5 पर मिनट आ गया, और बी का आ गया 4 पर मिनट, 4 लीटर्स पर मिनट। इन दैट केस बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 3 मिनट्स, तो पहले 3 मिनट, फर्स्ट 3 मिनट्स ए और बी दोनों ने काम किया, उसके बाद का टाइम बता रहा है कि बी इज टेकिंग 8.25 मोर मिनट्स टू फिल द सिस्टम, यानी कि उसके बाद में बी को और 8.25 मिनट्स हमें चला के रखना पड़ेगा। तो पहले 3 मिनट्स में वर्क कितना होगा, 5 प्लस 4 दोनों मिलकर साथ में वर्क करेंगे, 5 प्लस 4 इंटू 3 27 लीटर फिलअप कर देंगे, टोटल 60 है, 27 हो गया है, तो बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग बचा है हमारा 33 लीटर्स, ये फिल करना है अकेले बी को, तो टाइम टेकन बी को 33/4 विच इज 8 एंड 1/4 मिनट्स। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, 7 होगा, 7 टू द पावर 103 हम डिवाइड कर रहे हैं
25 से रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, ठीक है। तो 7 स्क्वायर इस 49, यही हमारा आ जा रहा है 50 - 1, यानी कि 25 के मल्टीपल से 1 छोटा आ रहा है, ठीक है। तो या तो 7 स्क्वायर में देख लो या 7 to the power 4 में जाओगे तो वहाँ पे हमें +1 रिमाइंडर मिल जाएगा, 2401, यानी कि रिमाइंडर होगा 2400 +1, यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। या तो 7 to the power 4 से देख लो, वहाँ +1 है, या 7 स्क्वायर से देख लो, 7 to the power 103 है, उसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर to the power 51 इंटू 7 to the power 1, और 7 स्क्वायर हमें रिमाइंडर दे रहा है कितना, -1 दे रहा है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या है, तो 7 स्क्वायर -1 रिमाइंडर देगा, -1 to the power 51 इंटू 7, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा -7, और क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो ऐड करोगे इसमें फर्दर एक बार डिवाइजर, तो हमारा आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर आएगा -7 + 25, यानी कि 18 विल बी अवर रिमाइंडर एंड नॉट 7। तो इनकरेक्ट गिवन, 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा 1:2, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A path of uniform width 2 meters runs around the outside of a rectangular garden of dimensions 15 meters by 10 meters. So what is the total area of the path? Path का total area क्या होगा? एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, दैट इज ऑफ 15 by 10, और उसके आउटसाइड हम एक पाथ ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ इट 2 meters। ओके, टोटल डायमेंशंस क्या हो जाएगा, तो या तो टोटल डायमेंशन निकाल दो, आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा ऑफ द पाथ। ओके, आउटसाइड एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज 2, विथ 2 है, ये भी 2 है। ओके, तो 15 + 4 वैल्यू आ जाएगा हमारा 19 आउटर डायमेंशन, और 10 + 4 14 आ जाएगा, 19 क्रॉस 14 विल भी टोटल एरिया, और माइनस इनसाइड एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। सो 19 क्रॉस 14 कितना आ जाएगा, 14 × 20 इज 280 माइनस 14 266 माइनस 150, यानी कि 116 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। ओके, ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच क्या होता है ऐसे केसेस में, कि हमें पूरा जो पेरीमीटर है हमारा 15 × 10 का, इस पूरे पेरीमीटर पे 2 मीटर्स लेंथ का पाथ तो फॉर्म ही हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म पाथ तो हमारा मिल ही रहा है हमें पूरे पूरे पेरीमीटर पे, एडिशनली 4 और स्क्वायर मिल रहे हैं हमको, दीज स्क्वायर्स आर एडिशन, ठीक है। तो हम एरिया क्या कह सकते हैं, एरिया इन दिस केस विल बी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ प्लस 4 टाइम्स विड्थ स्क्वायर। पेरीमीटर हमारा 25 है, 25 × 2, एक सेकेंड, 25 नहीं, पेरीमीटर पेरीमीटर 50 है, 15 × 2 प्लस 4 × 2 × 2, तो ये वैल्यू आ गया 116, ठीक है। आउटसाइड बन रहा है तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, आउटसाइड के केस में टोटल एरिया विल बी पेरीमीटर इंटू विड्थ प्लस 4 W स्क्वायर। अगर यही पाथ हमारा इनसाइड बन रहा होता, इनसाइड के केस में एरिया ऑफ द पाथ वुड हैव बीन पेरीमीटर इंटू W माइनस 4 W स्क्वायर। ये डिफरेंस है, आउटसाइड बनेगा तो पेरीमीटर इंटू W प्लस 4 W स्क्वायर, इनसाइड बनेगा सब्ट्रैक्ट करोगे 4 W स्क्वायर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first n terms of an arithmetic progression is given by Sn is equal to 2n square plus 3n. So what is the 10th term of this given progression? 10th term of the AP क्या होगा, Sn हमें given है, sum of n terms that is equal to 2n square plus 3n। ओके, एक अप्रोच ये हो सकता है इस केस में कि हम 9 टर्म्स का सम निकाल लें और 10 टर्म्स का सम निकाल लें। अब 9 टर्म्स के सम और 10 टर्म्स के सम में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारा टर्म नंबर 10 ही तो होगा, है कि नहीं। तो सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स विल बी 10 टर्म्स, ये अप्रोच हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आएगा, 2 × 10 स्क्वायर,
प्लस 3 इंटू 10 और सम ऑफ 9 टाइम्स आएगा 2 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 तो वाला जाएगा 230 माइनस 11 162 प्लस 27 तो 189 तो वैल्यू आ गया हमारा 41। ओके, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड अप्रोच ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एपी ही निकाल लें अपनी सम ऑफ वन टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा S1 क्या होगा फर्स्ट टर्म एन इज 1 पुट कर दो तो 2 प्लस 3 5 आ गया, फर्स्ट टर्म तो 5 मिल गया हमको। सम ऑफ टू टर्म्स निकाल लो, टू टर्म्स आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 6 14। तो नेक्स्ट टर्म आ गया टू टर्म्स हमारा 14, वन टर्म के समय 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो 5 फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट हमारा 9 एपी में कॉमन डिफरेंस हमारा 4 का आ रहा है। ठीक है, तो अब 10 टर्म इजीली निकाल लोगे। 10 टर्म क्या होगा 5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी यानी 9 इंटू 4 विच इज 41। ठीक है, क्या क्लियर है? इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अप्रोच आप बराबर ही है, सेम टाइम ही लगा ऑलमोस्ट और सही है। हाँ, अगर ज़्यादा लॉन्गर वैल्यूज होंगी, ज़्यादा डिफिकल्ट वैल्यूज होंगी, टर्म 10 के बजाय टर्म 30 होगा 41 होगा, तो वहाँ पे ये अप्रोच ज़्यादा इजीली काम करेगा। ठीक है, अब एक और अप्रोच, एक और तरीका समझ लेते हैं जहाँ से कि हम एपी को का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला बेसिस पर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का होता है, फॉर्मूला क्या होता है एपी का, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो हम इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो n तो कॉमन सीधे सीधे आ ही जाएगा, 2n² प्लस 3n में n तो कॉमन आ ही जाएगा, n इंटू 2n प्लस 3 तो बन ही रहा है, बट क्योंकि n/2 चाहिए तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 4n प्लस 6। अब हमें इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू 4n माइनस 4 और फिर 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 ऐड भी करोगे। अब ये हो गया n/2 इंटू 6 प्लस 4 यानी कि 2 इंटू 5, 10 है यानी 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू n माइनस 1। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म 5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है। ऐसे करना नहीं है इन जनरल, बट ये भी एक तरीका है समझने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of rupees 6800 is divided among A, B, and C such that A receives 2/3 of what B receives and B receives 1/4 of what C receives. So what is the share of B? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी है, हमें गिवन ये है कि ए का शेयर बी के शेयर का 2/3 है, तो अगर बी को हम 3 रुपीज़ देंगे तो ए को देंगे 2 रुपीज़, और फिर बी का शेयर 1/4 है सी के शेयर का, तो अगर बी का शेयर 3 है तो सी का शेयर मस्ट भी 4 टाइम्स यानी कि 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और टोटल अमाउंट है 6800 का, और बी को कितना अमाउंट मिलेगा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल अमाउंट अगर हमारा 3 यूनिट्स 3 प्लस 12 प्लस 2 यानी 17 यूनिट्स होता, 17 में से बी को मिलता 3/17 ऑफ टोटल मिलना चाहिए बी को, दैट इज 1200 रुपीज़। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the unit rate of the expression 3 to the power 41 into 7 to the power 82 into 8 to the power 123? क्या इस केस में हमारा यूनिट रेट आएगा? तो यूनिट के केस में 3, 7 और 8 सब में साइक्लिसिटी हमारा 4 का चलेगा, तो कह सकते हैं 3 टू पावर 41 में सेम यूनिट होगा जो कि 3 की पावर 1 में होगा, क्योंकि पावर को डिवाइड करने पे 4 से रिमाइंडर हमारा 1 बचा है। सेम 7 टू द पावर 82 में यूनिट वही होगा जो कि 7 टू द पावर 2 में होगा, और बाय द सेम लॉजिक 8 टू द पावर 123 में भी यूनिट वही होगा जो कि 8 टू द पावर 3 में होगा। ठीक है, ये वैल्यूज निकाल लें, क्या आएगा, 3 टू पावर 1 में आएगा 3, 7 स्क्वायर यानी 49 में आएगा 9, और 8 क्यूब में आएगा 512, 2 आ जाएगा, 9 टू 18 इंटू 354, यूनिट हमारा 4 होगा, आंसर विल बी 4 इन दिस केस, ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर, 33 क्यूब, 3 टू द पावर 33, 3 टू द पावर 3 होल क्यूब एंड 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3। इनका इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर तो मैं क्लियरली दिख रहा है 33 पावर 3 है, सेकंड है 3 पावर 33, दैट इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, थर्ड आ रहा है 3 पावर 3 होल क्यूब,
तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 3 इंटू 3, यानी 3 टू पावर 9 है। ठीक है, एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि ए टू द पावर पी टू द पावर सी और ए टू द पावर बी होल पावर सी, ये दोनों इक्वल नहीं होते कभी भी। मतलब कभी किसी केस में हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इन जनरली इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बट यही केस है जहाँ पे कि इक्वल हो रहा है, अदरवाइज तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब 1 टू द पावर 1 कुछ भी करते रहो तो वहाँ भी इक्वल टू 1 आएगा, तो वो भी केस इक्वल आएगा। अदरवाइज इन जनरल ए टू द पावर बी टू द पावर सी दैट इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर पी होल पावर सी। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जब हम ए टू द पावर बी टू द पावर सी लिख रहे हैं तब पावर हमारी किसकी है, पावर की पावर है, पावर की पावर है। और इस केस में भी ये जो पावर है हमारा, ये ए टू द पावर बी का है, दोनों अलग बात है। ठीक है, तो हमारा 3 टू पावर 9 आ रहा है थर्ड केस में, और फोर्थ केस में क्या आएगा 3 टू पावर 3 यानी 3 टू पावर 27 आ रहा है। तो चलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ को अगर कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि सेकंड है पावर 3 टू पावर 33 लार्जेस्ट नंबर है, थर्ड स्मॉलेस्ट है बिटवीन दीज 3 नंबर्स, और फोर्थ हमारा मिडिल में आ रहा है। तो थर्ड इज लेस देन, फोर्थ इज लेस देन सेकंड। ठीक है, थर्ड फोर्थ एंड सेकंड ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है, थर्ड देन फोर्थ देन सेकंड। ठीक है, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, सी और डी में से कोई एक आंसर है। फर्स्ट को फिट करना है, फर्स्ट में वैल्यू 33 क्यूब और हमारा थर्ड में वैल्यू आएगा 3 टू पावर 9। अगर हमें फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कराना है तो थर्ड को भी सम नंबर टू द पावर 3 में ही कन्वर्ट करते हैं, यानी बेसिकली इसको लिखते हैं 3 क्यूब टू द पावर 3, यानी कि 27 क्यूब है। थर्ड है 27 क्यूब और फर्स्ट है 33 क्यूब, तो ऑब्वियसली थर्ड हमारा स्मॉलर होगा फर्स्ट से। बट अगर फर्स्ट से स्मॉलर है, फर्स्ट हमारा लार्जर आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट और फोर्थ को कि फर्स्ट और फोर्थ में से लार्जर वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्या है, दिस इज 3 टू पावर 27 विच इज वेरी हाई वैल्यू, क्या कह सकते हैं, दिस इज 3 टू पावर 9 होल क्यूब, तो ये क्लियरली 33 क्यूब से लार्जर वैल्यू होगा। तो हमारा ऑर्डर आएगा थर्ड देन फर्स्ट देन फोर्थ देन सेकंड। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and x square minus kx plus 12 is equal to 0 have a common root, then find sum of all the possible values of k। ओके, एक रूट हमारा कॉमन है, तो पहले रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन में नोन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स आ रहा है 5 और प्रोडक्ट आ रहा है 6, यानी कि रूट्स क्या होंगे 2 एंड 3, रूट्स आ रहे हैं 2 एंड 3। तो सेकंड इक्वेशन का रूट या तो फिर 2 सेटिस्फाई कर रहा होगा या फिर 3 सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो पहले x इक्वल टू 2 डाल के देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 पे सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 12 एंड दिस शुड बी इक्वल 0, क्योंकि रूट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2k विल बी इक्वल टू 16, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 8 आ गया। सेकंड केस x इक्वल टू 3 डाल के सेटिस्फाई करते हैं, x इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 21 एंड हेंस k इज इक्वल टू 7 आ गया। इधर k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 7, 8 प्लस 7 हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of HCF and LCM of two distinct numbers is cube of one of the numbers, then which of the following statements are true? Product of HCF and LCM of two distinct numbers is cube of one of the numbers। मान लेते हैं नंबर्स हमारे हैं A and B। In case of two numbers HCF into LCM of those two numbers, that is equal to first number into second number। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि HCF into LCM that is cube of one of the numbers, तो मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू A क्यूब, और अगर इक्वल टू A क्यूब है तो क्लियरली वी कैन से दैट B इज इक्वल टू A स्क्वायर, B इज इक्वल टू A स्क्वायर। और अगर B इज इक्वल टू A स्क्वायर है तो क्लियरली क्या कह सकते हैं कि B हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर भी है तो भी B हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज अ इवन नंबर, तो एक नंबर हमारा A स्क्वायर आ रहा है, एक A आ रहा है, तो A स्क्वायर माइनस A करो, ये हो जाएगा A कॉमन आती है A इंटू A माइनस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहा है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या इवन होगा या फिर नहीं होगा। अगर दो नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनमें से या तो फर्स्ट ऑड होगा तो सेकंड इवन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट तो इवन ही होगा।
या फिर फर्स्ट इवन होगा सेकंड ऑड हो जाएगा तब भी प्रोडक्ट हमारा इवन ही आएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा ही इवन आएगा। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा फॉर श्योर आंसर होगा इस केस में। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन of 240 students, 35% failed in mathematics, 25% failed in English, and 15% failed in both mathematics and English. So how many students passed in both subjects? 35% फेल हुए मैथ में, 25% इंग्लिश में, 15% फेल हुए इन बोथ। फेल्ड इन मैथ दैट इज 35%, ठीक है, और फेल्ड इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 25%, और 15% फेल्ड इन बोथ, कॉमन 15 है, ठीक है। 35 टोटल है मैथ का, इसमें से 15 फेल हुए बोथ में, यानी कि ओनली मैथ में कितने होंगे, 20 होंगे, और ओनली इंग्लिश में कितने होंगे, 25 में से 15 बोथ में है तो 10 हुए होंगे ओनली इंग्लिश में। टोटल क्या आ गया, टोटल आ गया 20 + 15 + 10, यानी कि दैट इज इक्वल टू 45%। तो 45% फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, या तो मैथ में फेल हुए या फिर इंग्लिश में हुए या दोनों में हुए। 45% फेल्ड इन एटलीस्ट वन। हमें क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स दोज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो ये क्या होगा, 100 - 45 यानी 55%, 55% फेल्ड पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 240, तो आंसर आएगा 240 × 55%, विच विल बी इक्वल टू 240 × 11/20 है बेसिकली, तो 12 × 11 132। या फिर 55% डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, पहले 50% निकाल लो, हाफ 120 हो गया, फिर उसका 5%, 5% 1/10 होगा, तो 120 + 12 132 विल बी द आंसर। ओके, और यहाँ क्योंकि डेटा सीधे सीधे गिवन था तो ऐसे भी देख सकते थे, 35 फेल हुए मैथ में, 25 फेल हुए इंग्लिश में, दोनों में फेल हुए 15, 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से हमें ए यूनियन बी मिल जाएगा, या टोटल फेल्ड का अमाउंट वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two statement based question. Statement number one: a dishonest seller claims to sell all goods at 10% profit, but uses a weight of 900 grams instead of 1 kg. So he is making 20% profit on his sales. क्या ही करेक्ट होगा, क्या कर रहा है वो, पहले 10% प्रॉफिट ले रहा है अपना, क्लेम कर रहा है कि 10% प्रॉफिट तो ले ही रहा है, एडिशनली ही इज ऑल्सो यूजिंग अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 10% प्रॉफिट वो एडिशनली कहाँ से ले रहा है, जबकि वो सेल कर रहा है, सेलिंग में चीटिंग कर रहा है, 10% क्लेम कर रहा है, 10% फर्दर वो प्रॉफिट ले रहा है चीट करके, तो दोनों केस में उसका 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो सक्सेसिव चेंज निकाल लोगे, ठीक है, 10 फर्स्ट केस में भी हो रहा है और 10 सेकंड केस में भी हो रहा है, तो सक्सेसिव चेंज क्या आ जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10 by 100, so that is 21%. So actual profit will be 21% and not 20%. Is statement 1 incorrect? रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर दो ही चीज़ें दी हैं, अगर मल्टीपल सिनारियोज हो तो हमें रेशियो मेथड से ही ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट क्लेम कर रहा है 10% लेने का, 10% यानी कि 1/10 लेने का प्रॉफिट क्लेम कर रहा है, लेकिन 10 रुपये का सामान बेचेगा तो 11 रुपये में बेचेगा, ठीक है, तो पहला इसका जो प्रॉफिट क्लेम है उसके हिसाब से 10:11, दैट इज सिनारियो। सेकंड क्या कर रहा है वो 900 ग्राम्स ही दे रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 kg, उसको देना है 1 kg बट दे रहा है कितना, 900 ग्राम्स, देना है 1000 ग्राम्स बट दे रहा है 900, तो कॉस्ट उसको क्या पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा ओनली फॉर 900 ग्राम्स, जबकि एक्चुअली पैसा वो ले रहा है फॉर 1000 ग्राम्स, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 9:1 का रेशियो आ गया, कॉस्ट है 9 और पेमेंट ले रहा है वो 10 का, इफेक्टिवली क्या वैल्यू आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9:11, तो इफ 9 इज इज कॉस्ट, ही इज टेकिंग 11 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 2/9 फिक्स है। पहले वाले केस में उसने गलत कर दिया ना, यहाँ पे गलत कर दिया, सेकंड केस में 10% प्रॉफिट नहीं था, सेकंड में उसका 11.1% का प्रॉफिट था, ये गलत लिखा था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड केस में उसका प्रॉफिट 11.1% का था, क्योंकि 900 ग्राम्स का कॉस्ट है और 1000 ग्राम्स वो पैसा ले रहा है, तो इफेक्टिवली फर्स्ट केस में 10% प्रॉफिट था, सेकंड में 11.1% का प्रॉफिट था, तो आ गया 10 × 11.1 / 100, ठीक है, तो ये लगेगा 21.11 + 1.11, तो रफली आ गया 22.22%, ये कवर कर दिया, ठीक है, रेशियो मेथड से इसीलिए करते रहते हैं कि वहाँ पे गलती नहीं होता, 2/9 प्रॉफिट आ गया, यानी कि प्रॉफिट आ गया हमारा 22.22%, ओके क्लियर है, तो एरर हो गया था पहले, समझ रहे पा रहे हो कि रेशियो मेथड से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आसान है, वहाँ पे गलती नहीं होगी, अदरवाइज कहीं पकड़ने में मिस्टेक हो सकता है, कितना भी प्रैक्टिस किया हो बट वो गलती हो सकता है कभी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, if the price of petrol increases by 25%,
देन अ ड्राइवर मस्ट रिड्यूस पेट्रोल कंजम्पशन बाई 20% टू कीप द एक्सपेंसेस कॉन्स्टेंट. एक्सपेंस होगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन. तो प्राइस हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है 25% से, यानी कि 1/4 से इंक्रीज कर रहा है, तो 4 पे 1 का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि पहले प्राइस 4 रुपीज़ था तो अब हो गया 5 रुपीज़. तो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है, एक्सपेंस को सेम रखना है, तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो आना चाहिए 5:4, जस्ट अपोजिट आना चाहिए. तभी तो एक्सपेंडिचर हमारा दोनों केसेस में क्या होगा, 4 × 5 20:20 सेम होगा. तो कंजम्पशन हमारा 5 से 4 हो जाना चाहिए, यानी कि 5 पे 1 का रिडक्शन आना चाहिए. तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, 1/5 विच इज 20% रिडक्शन. यस, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर होगा. 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A manufacturer sells a product to a wholesaler at a profit of 20%. The wholesaler then sells it to a retailer at a loss of 10%. The retailer marks the product 20% above his cost price and offers a cash discount of 20% to the consumer. The consumer finally pays rupees 2332.80 for the product. मैन्युफैक्चरर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एंड में हमें निकालना है मैन्युफैक्चरर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू. सो फर्स्ट केस में मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है प्रोडक्ट टू होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% यानी कि 1/5 का प्रॉफिट है. 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा, यानी 5 रुपीज़ का आइटम 6 पे सेल करेगा. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इंटू 6/5. अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया फॉर होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने परचेज किया है सी इंटू 6/5 इस प्राइस से परचेज किया. होलसेलर फिर क्या कर रहे हैं, सेल्स टू रिटेलर एट ए लॉस ऑफ 10%. होलसेलर देव मानुस है कि उसने 10% लॉस पे सेल कर दिया. ठीक है, तो 10% लॉस पे सेल कर रहा है, यानी कि 1/10 का लॉस होगा. 10 पे 1 का लॉस होगा, यानी कि इंटू 9/10. अब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फॉर रिटेलर. फिर रिटेलर मार्कअप कर रहा है प्रोडक्ट को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. मार्कअप किया है तो 20% यानी 1/5 का मार्कअप. 5 पे 1 का मार्कअप है, यानी कि इंटू 6/5 हो गया. नाउ दिस इज मार्क प्राइस ऑफ रिटेलर. फर्दर फिर वो कैश डिस्काउंट दे रहा है 10% का, यानी कि 1/10 का डिस्काउंट दे रहा है. 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि इंटू 9/10. दिस विल बी आवर फाइनल सेलिंग प्राइस, जितने पे कंज्यूमर ने परचेज किया होगा. तो दिस इज इक्वल टू 2332.80. डेसिमल हटा के डिवाइड बाई 100 कर लो. ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो काट. ओके, 2332.8 बच गया. अब 9 से काटा पीटी करते हैं, 9 से बचेगा हमारा 9 2 जार 18 और 9 5 जार 45 बचा 82. 9 2 2592 बचा. फर्दर 9 से अभी फिर से कैंसिल करो, तो 9 2 जार 18 79. तो 9 8 जार 72 288 बचा. अब 6 से काटो तो 4 48 आ गया. फर्दर 6 से काटोगे 8 आ जाएगा. सी विल बी इक्वल टू 8 इंटू 250, दैट इज इक्वल 2000 रुपीज. Manufacturer's original cost price that will be 2000 rupees. Option C is the answer. ओके, ठीक है, 2000 हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 3:2. 10 liters ऑफ द मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर. रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारा पहले भी 100 लीटर्स था, रिप्लेसमेंट के बाद भी 100 लीटर्स ही रहेगा. बदला क्या कि हमने कुछ क्वांटिटी निकाला मिक्सचर का और फिर उतना ऐड क्या किया, ऐड किया वाटर. ऐड हम वाटर कर रहे हैं हर बार. तो हमारे पास 100 लीटर्स का मिक्सचर है, जिसमें कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 3:2. ओके, तो देखो मिक्सचर हमारा 100 लीटर्स है, तो या तो वैल्यू भी मान सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एंड इन द एंड परसेंटेज निकालना है. तो 100 को डायरेक्टली भी देख सकते हो कि 100 लीटर्स में हमारा क्या आएगा, मिल्क होगा 60. क्योंकि टोटल 5 है, 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में से मिल्क है 3 यूनिट्स, तो 60 मिल्क होगा और 40 वाटर होगा लीटर्स में. तो इनिशियली मिल्क हमारा 60 लीटर्स है, वाटर है 40 लीटर्स, बट हम रिप्लेस करने के बाद में वाटर ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम वाटर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे. कैलकुलेशन हमेशा उस चीज़ में की जाती है, उस क्वांटिटी में की जाती है, उस आइटम में की जाती है जो कि हमारा बार बार हम रिप्लेस करके चेंज नहीं कर रहे हैं. जो ऐड कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मिल्क को ऐड नहीं कर रहे हैं. दैट इज वाई कैलकुलेशन विल बी इन द मिल्क. मिल्क हमारा इनिशियली 60 और हर बार हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर्स रिमूव कर रहे हैं और फिर 10 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1/10 हर बार हम रिमूव कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या है हमारा, 1/10 है. 1/10 हम रिमूव कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं, तो 9/10 इंटैक्ट रह रहा है. क्योंकि जब हम 1/10 निकालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली अगर हम 1/10 निकालें तो 1/10 में जितना मिल्क होगा वो तो निकल जाएगा ना पूरा का पूरा. ठीक है, तो बचेगा कितना, जो 9/10 में बचा हुआ मिल्क होगा, क्योंकि ऊपर से मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे हैं. मिल्क तो जो बचा हुआ है वो 9/10 वाला ही बचा रहेगा ना, क्योंकि 1/10 वाला तो बाहर हो जाएगा.
तो 60 इनिशियली है, एक प्रोसेस के बाद में बचेगा मिल्क हमारा 60 इंटू 9 बेटा। टोटल प्रोसेस हम 2 मोर टाइम्स कर रहे हैं, पहले एक बार किया फिर 2 बार और किया, ये टोटल प्रोसेस कितने बार कर रहे हैं, टोटल 3 टाइम्स कर रहे हैं, इंटू 9/10 इंटू 9/10। मिल्क का पॉइंट ये हो जाएगा 60 इंटू 9/10 होल क्यूब। ओके, so that will equal to 60 into 729 by 1000। ओके, ये हमारा आ गया मिल्क का वैल्यू, टोटल अमाउंट 100 लीटर्स में। क्लियर है? और जो रिमेनिंग होगा वो हमारा वाटर होगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 0 से गया 0, क्या वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 729, 6 9 ज़ार 54, 4 आया, 5 कैरी हुआ, 12 एंड 5 7, 1 कैरी हुआ, और 6 7 42 43 4374 बाई 100, क्योंकि 43.74%। दिस इज परसेंटेज ऑफ मिल्क। वाटर होगा 100 माइनस 43.74 विच विल बी 56.26%। दिस विल बी percentage of water in the mixture. The answer will be option C. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Triangle ABC is a right angle triangle at B, right angled at B, and a circle is inside the triangle, touching the sides AB, BC, and CA at points D, E, and F respectively. AD and CE are 6 and 9 centimeters respectively. Find the radius of the inscribed circle. Inscribed circle का रेडियस क्या होगा? It is a right angle triangle ABC, right angled at B। अच्छा, उसके अंदर एक सर्कल हमने इंस्क्राइब किया है, and that is touching the triangle at points D, E, and F. AD is equal to 6, CE is equal to 9। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी हमें और यूज करनी पड़ेगी कि जब भी किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से एडी क्या है, तो पूरा लाइन ए बी इज अ टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, ये जो लाइन ए बी है हमारा साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये टेंजेंट है ऑन सर्कल, तो ए बी टेंजेंट है हमारा सर्कल पे। बट देखोगे एडी पोर्शन को, तो एडी पोर्शन हमारा क्या है, पॉइंट ए से टेंजेंट है ऑन सर्कल। ठीक है, सिमिलरली ए एफ इज ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन सर्कल। ठीक है, सो सेम पॉइंट से टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आर ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। तो यहाँ पे ए डी विल बी इक्वल टू ए एफ, तो अगर ए डी 6 है ए एफ भी हमारा 6 हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट सी से टेंजेंट्स है सी और सी एफ, तो सी विल बी इक्वल टू सी एफ, सी 9 है सी एफ भी 9 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली बी डी और बी ई भी इक्वल होगा, बट इसकी वैल्यू तो पता नहीं, मान लेते हैं एक्स है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर दो फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 9 यानी 15 स्क्वायर। एक्सपैंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 81 प्लस 12x प्लस 18x यानी प्लस 30x, दैट इज 225। 2x स्क्वायर प्लस 30x, दिस इज इक्वल टू 225, और ये वैल्यू कितना है 127, सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू आ जाएगा 98, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 15x, दिस इज इक्वल टू 49। ठीक है, उसमें हमने 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 में, तो 98 आएगा। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x दैट इज इक्वल टू 49।
2x² प्लस यहाँ पे गड़बड़ किया है कुछ तो 117 होगा, 36 प्लस 81 तो 108 आएगा। नहीं 54 हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस 15x आ गया 54। अब या तो इसको सॉल्व कर लो, या देखो सम आ रहा है हमारा कितना, सम आ रहा है -15 और प्रोडक्ट आ रहा है -54, तो वैल्यूज क्या होगा, 18 और 3 होगा, और सम -15 -18 और 3 होगा। और डेफिनेट सी बात है कि x हमारा नेगेटिव तो होगा नहीं, तो वैल्यू हमारा x=3 आ जाएगा, x यहाँ से 3 आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस 15x हमारा 54 आ रहा है, तो x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x2 पे शॉर्टर देन लोअर देन 54 आएगा, 54 वैल्यू पहुंचेगा नहीं, x3 पे इक्वेट हो जाएगा। देखिए डेफिनेटली हमारा x3 विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब अगर सेंटर हमारा लेट अस से O है, सेंटर ऑफ सर्कल O है, तो इन दैट केस रेडियस क्या होगा, OE परपेंडिकुलर होगा हमारा और द बेस, क्योंकि OE रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है। सो सिमिलरली OD परपेंडिकुलर होगा, और OE और OD दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू x होंगे, x और रेडियस इक्वल होगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू 3, रेडियस हमारा इक्वल टू 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे देख सकते थे कि कभी भी अगर वैसे वैल्यूज हमें गिवन है, तो एक बार देखो कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है 15, क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो चांसेस क्या है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल हो सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि साइड्स कैन बी 9 12 एंड 15, तो सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। 6 और 9 हमें गिवन नहीं है, तो अगर x को 3 रख दें तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर जाएगा, एक साइड 9 आ जाएगी, एक आएगी 12, और हमारा हाइपोटेन्यूज 15 आ रहा है, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो इतने सही काम चल जाएगा, पूरा हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ट्रिपलेट सही हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बातें और, कि जब भी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ साइड्स आर A B and C, A and B are perpendicular and C is hypotenuse, ठीक है, C हमारा hypotenuse है, इन दैट केस कैपिटल R और सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑब्वियसली, तो दैट इज इक्वल टू C/2, hypotenuse divided by 2, दैट इज सर्कम रेडियस, क्योंकि जो तुम सर्कम सर्कल ड्रा करोगे उसका डायमीटर होगा हमारा हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और इन रेडियस इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C/2, क्योंकि सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था कि हम कह सकते थे कि 6 9 और 12 था, तो 9 + 12 -15, राइट, ओके। और इन जनरल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बी क्या है, ये बी बेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, नॉट दिस बी, बट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, एस है सेमी पेरीमीटर, ये अप्लाई करेगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, दिस इज, और एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स सर्कम रेडियस, और साथ में हेरोन्स फॉर्मूला तो है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ठीक है। कभी किसी भी इन जनरल ट्रायंगल में पूछा जाए तो एरिया से इक्वेट करना पड़ेगा, कभी अगर ना इन रेडियस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें नंबर्स गिवन है, लिस्ट 2 में रिमाइंडर्स गिवन है, रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, नंबर को 5 से डिवाइड करें भाई हमें क्या रिमाइंडर मिलने वाला है दीज केसेस, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम भी समझ लेते हैं, अगर हमें कभी भी दो नंबर्स गिवन है ए और पी, और पी इज अ प्राइम नंबर, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए हमारा ए और पी आपस में को प्राइम है, ठीक है, ए और पी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड पी इफ दैट इज इक्वल टू 1,
तो इन दैट केस ए टू द पावर पी माइनस वन बाई पी रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू वन देंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इस बात का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया हमने 11, ठीक है 11 लिया, तो 5 टू द पावर 10, 11 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 11 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और 5 की पावर हमने 10 रखा है जो कि 11 से 1 लेसर है। डिवाइड टू पावर 10 डिवाइड करो 11 से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम 5 टू द पावर 80 को डिवाइड करें 11 से तब क्या आएगा रिमाइंडर, तब भी 1 ही आएगा, बिकॉज 5 टू पावर 80 क्या है, दिस इज 5 टू पावर 10 होल पावर 8। डिवाइड करें 11 से, 5 टू पावर 10 जब 1 रिमाइंडर देगा तो उसका कोई पावर लोगे वो भी रिमाइंडर में 1 ही देगा, इजंट इट सो। अगर 5 टू पावर 82 है तब डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर देगा, तब हम ब्रेक करेंगे इसको 5 टू पावर 80 इंटू 5 स्क्वायर में, 5 टू पावर 80 तो रिमाइंडर में 1 दे रहा है, तो 5 स्क्वायर बचा 25 रिमाइंडर देगा 3, तो 1 इंटू 3 यानी कि आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बात समझ गए हो तो अब यही सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी है फॉर दिस केस, क्योंकि 2, 3, 4 और 7 ये सारे के सारे भी को प्राइम है 5 के साथ में, डिवाइड हम 5 से कर रहे हैं, तो अगर ए हमारा को प्राइम है 5 के साथ में तो ए टू द पावर 4, क्योंकि 4 हमारा 5 से 1 ले सर बाई 5 ये रिमाइंडर 1 देगा। तो जितनी बड़ी बड़ी पावर्स देखें इनको 4 से डिवाइड कर लो पावर्स को, जो बच रहा है वही हमारे काम का है, यानी कि 2 क्यूब हो गया पहले वाले केस में, ठीक है 3 टू द पावर 4 ही रखो और 4 टू द पावर 1 हो गया, और लास्ट में 7 टू द पावर 3 हो गया। 2 क्यूब यानी 8, 8 को डिवाइड करोगे 5 से रिमाइंडर आ जाएगा 3। ए एंड 2 मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन बी या फिर डी में से आंसर होगा, ना ए आंसर होगा ना ही सी आंसर होगा, ठीक है 4 टू द पावर 1 हो गया था तो ये तो रिमाइंडर 4 ही दे रहा है, यानी कि सी और 3 मैच कर रहा है, और सी और 3 मैच कर रहा है ऑप्शन डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बी में देख लेते हैं 3 टू पावर 4 यानी कि 81 है, 81 रिमाइंडर दे रहा है हमें 1 का, तो बी एंड 1 मैच करेगा। सिमिलरली 7 क्यूब जो कि आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 343 रिमाइंडर दे रहा है 3 का जो कि सेकंड है, सी और सेकंड मैच करेगा, ठीक है क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large solid cube of side length 12 centimeter is shaped to form the largest possible right circular cylinder. The cylinder is then shaped further to form the largest possible solid sphere from it. So what is the total volume of material wasted during this two-step process? सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, क्यूब ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, 12 क्यूब हो जाएगा 1728। इनिशियल वॉल्यूम तो यही है। इस क्यूब से हम फॉर्म कर रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर फॉर्म करेंगे तो सिलेंडर कैसा फॉर्म करेंगे हम, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर हमें फॉर्म करना है तो सिलेंडर पूरा का पूरा इसके अंदर आए और स्पेस जितना कम से कम बचे उतना अच्छा, ठीक है हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज सिलेंडर चाहिए, ठीक है, और क्योंकि क्यूब है तो हर तरह से सिमेट्रिकल है, तो बेस हम लेट से टॉप को रख लिया हमने इसको। शेप कैसा बनेगा कुछ, ये सर्कल हमारा एक तरह से टॉप फेस को देखेंगे, अगर टॉप से देखें तो इसे स्क्वायर, अब स्क्वायर का इन सर्कल, इन सर्कल इजंट इट सो, ये टॉप होगा सिलेंडर का, और हाइट कितना रहेगा, जितना हाइट हमारा क्यूब का है पूरा हाइट रहेगा, ठीक है। सो रेडियस क्या आ जाएगा इस सिलेंडर का, बेस का रेडियस क्या आएगा 12 टोटल साइड है, रेडियस विल बी इक्वल टू 6, तो ये जो सिलेंडर होगा हाइट विल बी 12 एंड रेडियस विल बी इक्वल टू 6 फॉर दिस सिलेंडर। ओके, अब क्योंकि टोटल हमें चाहिए एंड में कितना वेस्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस पे हम इस स्टेप पे अभी वॉल्यूम निकालने की जरूरत तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इससे बनाना है एक स्फेयर, इसको भी शेप करना है, चिजल करना है, उसके बाद में अल्टीमेटली में एक स्फेयर फॉर्म करना है। वो जो स्फेयर फॉर्म होगा उस स्फेयर का रेडियस क्या होगा, ठीक है उस स्फेयर के पास में रेडियस कितना आएगा, हमारा लार्जेस्ट स्फेयर क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें बेस क्या मिल रहा है सर्कुलर फॉर्म में। अब ये जो स्फेयर हम फॉर्म करेंगे कट करके, इस स्फेयर का रेडियस हमें 6 ही मिलेगा। क्यों 6 मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइट 12 अवेलेबल है, ठीक है। अगर हाइट 12 से कम अवेलेबल होता तब हम 6 रेडियस का स्फेयर फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्फेयर के केस में हमें जो डायमीटर है दैट इज इक्वल 12,
इजंट इट सो? तो वो हमें 12 वाला हाइट तो चाहिए। अगर 12 से कम हाइट होता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिलेंडर का बेस तो 6 होता पर हाइट हमारे पास 10 ही होता, ठीक है, हाइट 10 होता, तो उस केस में हम रेडियस इक्वल टू 5 का स्फीयर फॉर्म कर पाते, 6 वाला फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि 5 का इसलिए फॉर्म कर पाते क्योंकि हमें डायमीटर कितना मिल पा रहा है, मैक्सिमम 10 ही मिल पा रहा है, 6 के हिसाब से 12 नहीं मिल पा रहा है, दैट इज वाई उस केस में हम 5 वाला फॉर्म कर पाते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम रेडियस 6 का स्फीयर फॉर्म कर पाएंगे। इनिशियल वॉल्यूम है 1728 और फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 6 क्यूब, तो बच जाएगा 4 इंटू यानी 8 इंटू 36 288 पाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 288 पाई, इनिशियल वॉल्यूम है 1728, तो वेस्टेड कितना हुआ 1728 टोटल था, बचा हमारा 288 पाई, बचा वो मटेरियल हमारा वेस्ट हो गया, तो दिस विल बी द आंसर 1728 माइनस 288 पाई, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 1728 माइनस 288 पाई। ओके, इज दिस क्लियर? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी बातें हमने सारी से समझ में आएंगी, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद है इसको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप अप।